हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कोई मंत्री या विधायक अगर जेल चला जाता है तो वो जेल से चुनाव कैसे लड़ता है, उस पर क्या कानून लागू होता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो अहम फैसले हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, भारत में कानूनी प्रणाली विचाराधीन कैदियों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारों के बारे में एक अनूठा रुख प्रस्तुत करती है। जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 दोषी ठहराए गए और 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है। यह स्पष्ट रूप से विचाराधीन कैदियों जो मुकदमे की प्रतिरक्षा कर रहे हैं को ऐसा करने से नहीं रोकता है। तो आइए जान लेते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 के बारे में। दोस्तों, आरपीए 1951 भारत में चुनावों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। आरपीए की धारा 8 के उपखंड 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाए किसी भी व्यक्ति को रिहा होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाता है। हालांकि यह प्रावधान उन विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। मतदान अधिकार और 2013 संशोधन। आरपीए की धारा 62 के उपखंड 5 में कहा गया है कि वैधानिक रूप से कैद या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्तियों को मतदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके बावजूद 2013 में एक महत्वपूर्ण संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में हैं वे जेल में रहने के बावजूद मतदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखें। यह संशोधन 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जवाब था, जिसमें शुरू में फैसला सुनाया गया था कि पुलिस हिरासत या जेल में रहने वाले व्यक्ति अपने मतदान का अधिकार आखिरकार खो देंगे और परिणाम स्वरूप चुनाव लड़ने का उनका अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। संशोधन कैद किए गए व्यक्तियों को मतदाता के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। अब आइए जान लेते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक या सामान्य कानूनी अधिकार। इसका मतलब यह है कि यह अधिकार वैधानिक नियमों और प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें पुलिस या न्यायिक हिरासत से संबंधित प्रतिबंध भी शामिल हैं। दोषी साबित होने तक निर्दोषता के अनुमान का सिद्धांत विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने के अपने अधिकार को बनाए रखने में सहायता करता है, बशर्ते कि वे न्यायालयों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय के बारे में। पहला है शिबू सोरेन बनाम दयानंद सहाय एवं अन्य 2001। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उम्मीदवारी पर किसी भी प्रतिबंध का विधायकों द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से पर्याप्त और उचित संबंध होना चाहिए। नंबर 2 के प्रभाकरण बनाम पी जयाराजन 2005। इस निर्णय ने इस बात को पुष्ट किया कि आरपीए की धारा 8 के उपखंड 3 के तहत अयोग्यता तभी लागू होती है जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उससे सजा सुनाई जाती है। तब तक विचाराधीन कैदियों को निर्दोष माना जाता है और उनके चुनावी अधिकार बरकरार रहते हैं। नंबर 3 लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी ठहराए गए और 2 साल या उससे अधिक कारावास की सजा पाए सांसदों, विधायकों और एमएलसी को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आरपीए की धारा 8 के उपखंड 4 निरस्त हो जाएगी, जो पहले अपील के लिए 3 महीने की अवधि प्रदान करती थी, जिसके दौरान अयोग्यता प्रभावी नहीं होती थी। नंबर 4 नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 के उपखंड 1 के तहत अपीलीय न्यायालय के पास न केवल सजा के निष्पादन को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है, बल्कि खुद सजा को निलंबित करने का भी अधिकार है। अपीलीय न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी मौजूदा सदस्य की सजा पर रोक लगा सकता है, जिससे उन्हें ट्रायल कोर्ट की सजा के बावजूद सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति मिल सके। अब दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं ऐतिहासिक मिसालों पर। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब जेल में रहते हुए भी लोगों ने चुनाव लड़ा
और जीतते हैं। तो आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, आपातकाल। 1975 से लेकर के 1977 तक इस अवधि के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्षी नेताओं को जेल में रखा गया था। फर्नांडिस ने जेल से ही 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बिहार के मुजफ्फरपुर निर्वाचित क्षेत्र से जीते। नंबर 2, मुख्तार अंसारी। 1996 जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश मऊ विधानसभा सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नंबर 3, कल्पना राय। 1996 टाडा मामले के कारण जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 1996 के लोकसभा चुनाव के लिए जेल से ही चुनाव लड़ा और घोसी सीट से जीत हासिल की। नंबर 4, मोहम्मद शहाबुद्दीन। 1999 शहाबुद्दीन ने जेल से ही बिहार की सीवान सीट जीती, लेकिन बाद में कई हत्याओं के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। नंबर 5, अखिल गोगोई। 2021 असमिया आरटीआई कार्यकर्ता ने राजद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में रहते हुए असम विधानसभा चुनाव में शिवसागर सीट जीती थी। नंबर 6, आजम खान। 2022 समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने जेल में रहते हुए रामपुर विधानसभा सीट जीती, लेकिन बाद में भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड 4 पर। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 101 के उपखंड 4 में कहा गया है कि अगर संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। इससे बचने के लिए सदस्य को लिखित रूप से अध्यक्ष को सत्र में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करना होगा। इसके बाद अध्यक्ष सदन की अनुपस्थिति संबंधित समिति के समक्ष अपना अनुरोध रखेंगे, जो यह सिफारिश करेगी कि उन्हें लगातार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए या नहीं। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सिफारिश पर सदन मतदान करेगा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के उपखंड ई और 191 के खंड 1 के उपखंड ई संसद के किसी भी सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए अयोग्यता निर्धारित करने वाले कानून बनाने का विशेष अधिकार देते हैं। राज्य विधानमंडल के पास अपनी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों के लिए अयोग्यता स्थापित करने का अधिकार नहीं है। यह शक्ति पूरी तरह से संसद को दी गई है। दोस्तों जेल में रहते हुए अपने राजनीतिक दायित्व, अब आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है जिसके तहत किसी राज्य के सांसद, विधायक, मंत्री को गिरफ्तारी के बाद अपने आप इस्तीफा देना पड़ता हो। उदाहरण के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को गिरफ्तार होने पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से अपनी सरकार चला रहे हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानूनी परेशानियों को सामना करने पर इस्तीफा देने का विकल्प चुना। हालांकि तकनीकी रूप से यह संभव है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से शासन करने की कोशिश करे, जैसे कि कैबिनेट मीटिंग बुलाना, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए सरकारी अधिकारियों और जनता के साथ स्वतंत्र रूप से और लगातार जुड़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ जो सलाखों के पीछे से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार व्यवहार में एक मुख्यमंत्री आमतौर पर पद छोड़ देता है या उत्तराधिकारी नियुक्त करता है यदि वे कारावास के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।